Okay, so we are ready for the next class. Today is the fifth class, class 5 of electric potential. क्लास 4 एग्जैक्टली डाउट क्लास थी जिसमें मैंने आपको जो होमवर्क दिए थे वो डाउट क्लियर किए थे। तो आज क्लास 5 ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम आगे करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आज मैं ऑफ कोर्स पहले थ्योरी का कुछ पार्ट करवाऊंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सॉलिड या होलो कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में बताया था, राइट। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर, राइट। नॉन कंडक्टिंग होता है जिसमें चार्ज सरफेस पे नहीं आता, चार्ज पूरा बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिवाइड होता है, उसे नॉन कंडक्टिंग कहते हैं। कंडक्टिंग मतलब रास्ता, तो नॉन कंडक्टिंग मतलब वो उसे सरफेस पे जाने का रास्ता नहीं देगा। तो चार्ज पूरा अंदर तक रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है। तो ये हमने एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर दिखाया है। अब अगर तो हम बाहर हैं, आउटसाइड, तो पोटेंशियल का फार्मूला वही होता है जो एक कंडक्टिंग स्फीयर का था, 1/4πE0 बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ पर उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर हम एग्जैक्टली सरफेस में है तब भी वही वाला फार्मूला रहेगा। तो पोटेंशियल एट सरफेस जो होता है वो होता है 1/4πE0 बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर यहां पर रेडियस है। कैपिटल आर क्या है? रेडियस। तो ये अभी तो फार्मूला में कोई चेंज नहीं आया। पोटेंशियल आउटसाइड 1/4πE0 बाय स्मॉल आर है और आउटसाइड सरफेस पे 1/4πE0 बाय कैपिटल आर है। ये सेम फार्मूले आपके होते थे कंडक्टिंग स्फीयर में। अब यहां पे चेंज आएगा अगर पॉइंट इनसाइड द शेल है, इनसाइड द स्फीयर है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है जिसमें हमारा पॉइंट उस स्फीयर के अंदर है, तो पोटेंशियल अगर इनसाइड द स्फीयर होगा तो उसका फार्मूला आपको होगा 1/4πE0 बाय आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल होता है एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का अगर पॉइंट इनसाइड है। पॉइंट क्या है? इनसाइड। जो कंडक्टिंग था उसमें इनसाइड में वही रहता था जो सरफेस पे होता था। अगर आपको याद हो तो कंडक्टिंग में जो पोटेंशियल सरफेस पे होता था वही इनसाइड रहता था, वही क्या रहता था। लेकिन इसमें क्या है, पोटेंशियल इनसाइड में चेंज हो रहा है। अगर हम एग्जैक्टली सेंटर पे चले जाएं, किस पे चले जाएं? सेंटर पे। तो आपको अगर सेंटर पे पहुंचना है तो स्मॉल आर को 0 पुट करना पड़ेगा। अगर हम स्मॉल आर को 0 पुट कर दें तो ये आंसर हो जाएगा 1/4πE0 बाय कैपिटल आर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिया आर को 0। आर को क्या पुट कर दिया? 0। तो हम सेंटर पे भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा। उसके बाद एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज बताऊंगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a group of concentric shells
कंसेंट्रिक शेल्स। कंसेंट्रिक होते हैं एक के अंदर एक, तो मान लो ये दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, एक का रेडियस a है, दूसरे का रेडियस b है। इस अंदर वाले शेल पे चार्ज दिया हुआ है Q1 और बाहर वाले पे चार्ज दिया हुआ है Q2। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब जो शेल्स जिनका सेम सेंटर होता है उन्हें कंसेंट्रिक शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक शेल्स। तो ये आपको दो शेल दिखाए गए हैं जिसपे एक शेल के अंदर दूसरा शेल है, दोनों सफियर पे आपने अलग अलग वैल्यू का चार्ज दिया हुआ है। फिगर में नजर आ रहा है, अंदर वाले सफियर जिसका रेडियस a है उस पे चार्ज Q1 है, और बाहर वाला सफियर जिसपे चार्ज Q2 है उसका रेडियस को भी हमने b लेट की है। क्या लेट की है? b लेट की है, राइट। अब हमें अगेन मान लो तीन अलग अलग पॉइंटों के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। एक ऐसा पॉइंट A जो बिल्कुल बाहर है, दोनों से बाहर है, V आउटसाइड है आउटसाइड द टू शेल्स। अब मान लेते हैं कि वो जो आउटसाइड द शेल है उसका डिस्टेंस r है, राइट। अब जब वो बाहर होगा तो क्या होगा, आप इसके लिए फार्मूला यूज करोगे 1/4 पाई ई नोट Q1 बाई आर प्लस 1/4 पाई ई नोट Q2 बाई आर, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से r होगा उस पॉइंट का। अंदर वाले शेल का चार्ज Q1 था और बाहर वाले का Q2 था। यहाँ पे अगर आप कॉमन लेके इसे थोड़ा भी लिखना चाहो फार्मूले को, तो इसको लिखा जाएगा 1/4 पाई ई नोट r ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2। अब लेटर से हम पॉइंट B के लिए पोटेंशियल निकालते हैं। B पॉइंट जो बिटवीन द टू शेल्स है, क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना मैं जो बोलूंगा, ठीक है। अब अगर बिटवीन द टू शेल्स है, अब ये बाहर वाले शेल के तो अंदर है और अंदर वाले शेल के बाहर है, तो जो बाहर वाला शेल है जिसके ये पॉइंट अंदर है, जिसके क्या है पॉइंट अंदर है, वहां पे हम इसका डिस्टेंस r नहीं लेंगे, इसका डिस्टेंस b लेंगे। क्या लेंगे? डिस्टेंस जो बाहर वाले सफियर का रेडियस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक हम किसी शेल के अंदर होते हैं तो पोटेंशियल की वही वैल्यू लेते हैं जो सरफेस पे लेते हैं, और ऐसे ही लेकिन क्योंकि ये अंदर वाले सफियर के बाहर है पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस r ही लेंगे। तो इसका फार्मूला होगा 1/4 पाई नोट Q2 बाई b प्लस 1/4 पाई ई नोट Q1 बाई r। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। ओके, इसको इस पॉइंट को घर में ध्यान से देखना। अब हम आ जाते हैं अंदर एक ऐसे पॉइंट पे जो अंदर वाले सफियर के भी अंदर है, यानी कि C पॉइंट। अब लेट कर लेते हैं एक और पॉइंट है C, जिसको मैंने फिगर पे बना दिया है। तो वो हमें उस पे पोटेंशियल फाइंड करना है इनसाइड द टू शेल्स, इनसाइड द टू शेल्स, इनसाइड द टू शेल्स। अब क्योंकि वो वाला पॉइंट अंदर वाले सफियर के भी अंदर है और बाहर वाले के भी अंदर है, तो दोनों का हम सरफेस पे ही वैल्यू लेंगे। अब देखो, जो इनर सफियर है उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई नोट Q1 बाई a, और बाहर वाले के कारण कितना होगा 1/4 पाई नोट Q2 बाई b। क्योंकि आपको बस एक ही थंब रूल याद रखना है कि जब हम किसी शेल के अंदर हैं तो हम जो पोटेंशियल इनसाइड वैल्यू लेते हैं वो सरफेस के इक्वल लेते हैं। तो ये तीन अलग अलग आप फार्मूले कह लो या कंसेप्ट कह लो हो गए कि अगर दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं और हमें तीन अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ए पॉइंट जो
दोनों शेल्स के बाहर है, बी पॉइंट जो बिटवीन द टू शेल्स है, और सी पॉइंट जो दोनों शेल के अंदर है, तो उनकी वैल्यू ऐसे फाइंड होगी। सिंपली दोनों सफी शेल का पोटेंशियल ऐड हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया? ऐड हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं ये नॉलेज अप्लाई कैसे होगी। तो इस अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें यही नॉलेज अप्लाई होगी। एग्जाम्पल 2.26। एग्जाम्पल 2.26 इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। तो ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, अंदर वाले के रेडियस को स्मॉल आर बोल रहा है लेने के लिए, और बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर है। अब हमने एक चार्ज है, अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है among two spheres, such that surface densities are equal। इनकी सरफेस डेंसिटीज क्या हैं? इक्वल हैं, आर इक्वल। तो फाइंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर। तो हमें किसी भी एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो कि इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर, ठीक है, इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो हम कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो कि एक चार्ज कैपिटल क्यू को हमने डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दो स्फीयर्स में जिनका रेडियस स्मॉल आर कैपिटल आर है, सच दैट कि उनकी सरफेस डेंसिटीज इक्वल है। तो बताओ हमें एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो अंदर वाले स्फीयर के, स्मॉलर स्फीयर के अंदर रहता है। अब मान लेते हैं कि हम अंदर वाले स्फीयर को स्मॉल क्यू चार्ज दे देते हैं कैपिटल क्यू में से, तो इसका मतलब बाहर वाले पे कितना चार्ज रह गया होगा? क्यू माइनस स्मॉल क्यू, क्योंकि हमारे पास टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू था। क्या था? अगर कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू हमने अंदर वाले स्फीयर को दे दिया तो बाहर वाले पे कितना आ रहा होगा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब ये भी दिया हुआ है, अब मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। अब ये भी दिया हुआ है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉलर स्फीयर की है वो बराबर है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ लार्जर स्फीयर। अब चार्ज डेंसिटी होती क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब जैसे मैंने समझाया, स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज है स्मॉल क्यू, और उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लार्जर स्फीयर पे चार्ज रह गया क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही हो गया ना सरफेस चार्ज डेंसिटी। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू में ले आऊंगा। तो मैं थोड़ा मैथ यूज करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं टर्म्स को। तो अगर मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर से स्मॉल क्यू की दोनों टर्म्स एक तरफ ले आता हूं, और फिर स्मॉल क्यू को बाकी टर्म से अलग कर लेता हूं। क्योंकि स्मॉल क्यू तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया था, गिवन नहीं था, तो मैंने इस तरह से थोड़ा मैथ यूज करके स्मॉल क्यू को बाकी वेरिएबल में निकाल लिया। यहां तक देखो, और कोई डाउट है तो पूछो, यू कैन पॉज फॉर सम टाइम हियर। अब हमें पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे जो कि इवन स्मॉलर शेल के भी अंदर है। अब जैसे मैंने अभी टॉपिक बताया कि जो पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के सरफेस वाला लेंगे। दोनों के क्या लेंगे? तो अंदर वाले स्फीयर पे कितना होगा? 1/4 पाई ई नॉट, अंदर वाले स्मॉलर स्फीयर का चार्ज क्यू बाई उसका रेडियस स्मॉल आर, और बाहर वाले का कितना होगा? 1/4 पाई ई नॉट
कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर। तो मैंने दोनों के सरफेस की वैल्यू ली। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो 1/4π E0 कॉमन आ रहा है और मैं उसी स्टेप में स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मैंने इक्वेशन 1 से स्मॉल क्यू की ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें थोड़ा मैथमेटिकल स्किल ज्यादा चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप घर में सॉल्व कर लेना मैथमेटिकली। तो इसका आंसर आ जाएगा ये कि जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो इसी कंसेप्ट को क्लियर करता है। इसको समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं वो है एग्जाम्पल 2.29। इसके लिए अभी हम थ्योरी इसका नहीं पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, अ ब्लॉक हैविंग चार्ज Q एंड मास M। एक ब्लॉक है जिसका मास M है और जिसपे चार्ज Q है, इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो एक सरफेस पे रेस्ट कर रहा है और वो एक वॉल से d डिस्टेंस की दूरी पर है। तो मान लो ये एक वॉल है जिससे वो d डिस्टेंस की दूरी पर वो ब्लॉक पड़ा है, राइट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वो कह रहा है, ये भी लिख रहा है कि वॉल की तरफ एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और द कोलिजन इज इलास्टिक। और जब ये ब्लॉक जाकर दीवार से टकराएगा तो वो इलास्टिक कोलिजन होगा। क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन। तो आपको बताना है, आपको एक तरह से इसके मोशन को डिस्कस करना है कि इसका मोशन कैसा होगा, राइट। डिस्कस द मोशन ऑफ द ब्लॉक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। और शैल आई रिपीट वंस अगेन? आई अगेन रिपीट जो गिवन है क्वेश्चन में, उसको मैं वर्ड्स में बता रहा हूं। एक ब्लॉक है जिसका मास M है, चार्ज Q है, उसको एक वॉल से d डिस्टेंस की दूरी पे रखा गया है। वॉल की तरफ एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है। आपको इसके मोशन को पढ़ना है कि ये ब्लॉक क्या करेगा, कैसे करेगा, राइट। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ब्लॉक ऐसे वॉल की तरफ भागता हुआ जाएगा, फोर्स लगेगी तो ये एक्सेलरेट करता वॉल की तरफ जाएगा। जैसे ही वॉल से जाकर टकराएगा, क्योंकि गिवन है कि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो वो ब्लॉक वहां से वापस मुड़ जाएगा। क्या मुड़ जाएगा? रिबाउंड हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये ब्लॉक फिर जहां से चला था वहां पे आके रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि उस पे जो फोर्स लग रही है वो हमेशा वॉल की तरफ लगेगी। तो पहले तो वो वॉल की तरफ लेकर जाएगी फोर्स एक्सेलरेट करके, बाद में वही फोर्स उसे डी एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी? डी एक्सेलरेट, रिटार्ड करेगी। तो वो ब्लॉक ही मोशन बार बार करता रहेगा। वो दीवार की तरफ जाएगा, टकराकर जहां से चले था वहीं पे आके रुक जाएगा, ब्रेक लगाकर धीरे धीरे, फिर दीवार की तरफ जाएगा, फिर वापस आकर वहीं पे रुक जाएगा। तो वो ऐसे टकराकर ऐसे ऐसे करता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो सिंस मोशन towards the wall is accelerated one, and after the collision motion is de-accelerated one। तो अगर हम अपना बेसिक लगाएं तो हमें समझ में आ रहा है कि जब वो वॉल की तरफ जाएगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन टकराने के बाद वो डी एक्सेलरेट करेगा। सो मोशन विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन। अब आपने +1 में पढ़ा था कि जब कोई बॉडी ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देती है तो
उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वो दीवार की तरफ जाएगा, टकराकर फिर वहीं पे आ जाएगा, फिर दीवार की तरफ जाएगा, फिर टकराकर वापस आ जाएगा ब्रेक लगाकर रुक के। तो उसका मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होगा। ये समझ में आ गया? ओके, ये समझने के बाद अब हम देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि कोई भी जो ऑसिलेटरी मोशन होता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो हम उसका टाइम पीरियड लेट से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मैं, क्योंकि इसको जितना दीवार तक जाने में टाइम लगेगा उतना ही वापस आने में लगेगा, तो टाइम पीरियड जो है वो लेट से दीवार तक के टाइम का डबल हो जाएगा। तो मैं देखता हूं ये दीवार तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने बोला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। नाउ फोर्स, अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक चार्ज को रखते हैं तो फोर्स क्यू इंटू ई लगती है, और फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन भी पैदा होगी, क्योंकि न्यूटन के लॉ ने कहा था एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो वो कितनी एक्सेलरेशन करके दीवार की तरफ जाएगा, क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम, राइट। अब एक्सेलरेटेड मोशन में आपको +1 में एक फार्मूला बताया जाता है, 9 में भी बताया जाता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर। तो एस, यहाँ पे एस कितना हो जाएगा, डी, क्योंकि वॉल का डिस्टेंस डी है ना। यूटी 0 हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगी क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मैं यहां से t के लिए सॉल्व कर लेता हूं। अगर मैं टी स्क्वायर को बाकी वेरिएबल से अलग कर लूं तो ये हो जाएगा 2md बाय क्यू ई। तो ये हमने टाइम निकाल लिया कि उसको वॉल तक जाने में जो टाइम लगेगा वो इतना टाइम लगेगा। यहां तक देखो, और कोई डाउट है तो पूछो। मैंने आपको पहले बोला है कि जितना टाइम वो वॉल की तरफ जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा, तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो इस टाइम का डबल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इस टाइम का डबल, क्योंकि टाइम पीरियड एक्चुअली टोटल टाइम होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो इसका डबल करके आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू अंडर द रूट 2md बाय क्यू ई। आप चाहो तो यही आंसर छोड़ सकते हो, चाहे इस 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाओ। अगर हम बाहर वाले 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो अंदर जाकर वो 4 हो जाएगा, और अंदर वाले 2 से इंटू होकर 8 बना देगा। तो इसका मतलब हमने उसका इवन टाइम पीरियड भी निकाल लिया कि जिस टाइम पीरियड से वो ऑसिलेट करेगा वॉल और अपने बीच में, वो इस टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हम कुछ और सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं एग्जांपल 2.30। इसमें देखते हैं क्या गिवन है और क्या पूछा है हमसे। तो इसमें कह रहा है कि दो चार्जेस हैं 50 माइक्रोकूलम ईच के, जो कि वाई एक्सिस पे सिचुएटेड है। तो मान लो ये मैं वाई एक्सिस पे बना लेता हूं, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। तो एक चार्ज जिसकी वैल्यू एग्जामिनर ने 50 माइक्रोकूलम दी हुई है वो वाई एक्सिस पे +4 मीटर पर है, तो वो +4 मीटर पर है। और एक और चार्ज है -50 माइक्रोकूलम का, और वो -4 मीटर पे है ना, वो भी +50 माइक्रोकूलम का ही है, और वो -4 मीटर पे है। तो एक वाई एक्सिस पे ओरिजिन के ऊपर होगा, एक ओरिजिन के वाई एक्सिस पे नीचे होगा। तो ये लिखा हुआ है। आगे लिख रहा है another charge particle having charge -50 microcoulomb and mass 20 ग्राम is moving along the x axis। एक और चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू -50 माइक्रोकूलम है और उसका मास 20 ग्राम है। वो एक्स एक्सिस पे ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है किसी वेलोसिटी से। वो स्पीड जिससे वो एक्स एक्सिस में आ रहा है ओरिजिन की तरफ, वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब लिखा हुआ है, उसको पढ़कर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूं। तो एक चार्ज -50 माइक्रोकूलम का 20 ग्राम मास का 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी जब ये एक्स एक्सिस से -3 मीटर की दूरी पर था। तो -3 मीटर की उसकी इतनी स्पीड थी, ये सब दिया हुआ है।
आपको स्पीड फाइंड करनी है जब वो ओरिजिन पे पहुंचेगा, तो हमें इतनी वैल्यू देकर पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द ओरिजिन, जब वो ओरिजिन पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, राइट। तो एक तो ये पूछा है, दो चीजें पूछी हैं, और एक और चीज पूछी है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन when its kinetic energy will become zero, सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, तो 1-2 मिनट लगाकर पहले क्वेश्चन को समझो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, राइट। अब क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाहर से फोर्स लग ही नहीं रही। और एक्सटर्नल फोर्सेस अगर वर्क डन करती हैं तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क डन नहीं कर रही हैं, मतलब वो जीरो वर्क डन कर रही हैं, तो इसका मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा के जीरो हो जाएगा, या इसको ऐसे बोलो कि डेल्टा यू इज माइनस ऑफ डेल्टा के, राइट। डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, तो यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एफ माइनस के आई। तो आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हें पार्ट्स में समझना होता है, तो पहले आप ब्रेक करके यहीं तक समझो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो उसका वर्क डन जीरो होगा, और क्योंकि कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स या जो भी टोटल फोर्स किसी सिस्टम पे लगती हैं उनका डेल्टा यू प्लस डेल्टा के होता है उसके सम के बराबर, तो वो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज माइनस ऑफ डेल्टा के, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलता है यूएफ माइनस यूआई, और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज निकलेगा के एफ माइनस के आई, नेगेटिव साइन तो आगे है। क्लियर है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो फाइनल, क्योंकि हम पहला पार्ट कर रहे हैं, फाइनली इस चार्ज को यहां से मूव होकर ओरिजिन पे आना है। कहां पर आना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे होगी, कहां पर होगी, और इनिशियल जहां से चला है, जहां से, अब फाइनल ओरिजिन पे। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। जब ये चार्ज यहां पर आ जाएगा, लेटर से ये -50 माइक्रो कूलम इधर आ जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा 1/4πE0 Q1 Q2 बाय R12। अब देखो ये ऊपर वाला चार्ज कितना है और जो ओरिजिन पे आया वो कितना है, -50, तो उनका प्रोडक्ट 50 माइक्रो इंटू -50 माइक्रो, और उनके बीच का डिस्टेंस, 4 मीटर होगा। कितने मीटर होगा, 4 मीटर, क्योंकि वो एज पर गिवन क्वेश्चन 4 मीटर की दूरी पर होंगे। और एक और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में ये वाला पेयर बनेगा +50 -50, और इनके बीच में भी डिस्टेंस 4 होगा। तो फाइनल में हम फार्मूला यूज करेंगे 1/4πE0 50 माइक्रो -50 माइक्रो बाय 4। ये पूरा आंसर फाइनल का है, ये करली ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल मतलब जहां पे वो पहले से पड़ा था। अब ध्यान से फिगर को देखो कि इनिशियल वो चार्ज इधर पड़ा था, अब
उसका डिस्टेंस मेरे को चाहिए होगा, तो मेरे को पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब ये क्योंकि 3 मीटर दिया हुआ है तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपलेट बन रहा है। अगर ये तीनों ये चार हो तो ये 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5, पाइथागोरस थ्योरम से इनके बीच में भी डिस्टेंस 5 हो जाएगा। तो मैं फार्मूला तो सेम लगाऊंगा लेकिन अब डिस्टेंस 5 लूंगा। तो क्या फार्मूला बनेगा? 1/4 पाई E0 50 माइक्रो इंटू -50 माइक्रो/5 प्लस 1/4 पाई E0 50 माइक्रो इंटू -50 माइक्रो/5। ये मैंने निकाल लिया फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और इनिशियल का होता है हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। तो इन स्टेप्स को भी थोड़ा देर रुक कर देखो। आगे तो मैथ्स ही शुरू हो जाएगा। अगर हम ध्यान से पहली करली ब्रैकेट को देखें तो ये एक ही रकम 2 बार आ रही है, एक ही रकम 2 बार आ रही है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि जब एक ही रकम 2 बार आती है तो आप उसको सीधा 2 से इंटू कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई E0 50 माइक्रो इंटू -50 माइक्रो/4। और ऐसे ही अगर अगली करली ब्रैकेट देखूं तो उसमें भी एक ही रकम 2 बार आ रही है, तो हम उसको भी 2 से इंटू कर देते हैं ऐड करते हुए। राइट साइड में अगर हम देखें तो हाफ एम कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। मैंने माइनस साइन गायब कर दिया राइट साइड से क्योंकि मैंने यू स्क्वायर को प्लस में लिख लिया। ये सब मैथ्स ही मैथ्स है। अब मैं कॉमन ले लेता हूँ लेफ्ट साइड में, बहुत कुछ कॉमन भी आ रहा है। 2 इंटू 1/4 पाई E0 50 माइक्रो इंटू -50 माइक्रो कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा 1/4 माइनस 1/5 इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो मैंने कॉमन ले लिया। अब समय आ गया वैल्यू पुट करने का। तो 2 इंटू 1/4 पाई E0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, 50 2500 हो जाएगा। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, एक और माइक्रो है तो -6 माइनस साइन आगे लगेगा। 5 और 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 5 - 4 इक्वल टू हाफ। मास दिया हुआ था 20 ग्राम, तो अगर मैं 20 ग्राम के केजी बना लेता तो 20/1000 हो जाता। यू इनिशियल स्पीड भी गिवन थी कि जिस स्पीड से वो चार्ज पार्टिकल आ रहा था वो 20 थी, और फाइनल स्पीड निकालने को बोला है, उसे v रहने देता हूं। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे v के लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको बस एक ही इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, कटिंग कुटिंग करके v के लिए सॉल्व कर लेना, तो देख लेना कि ये आंसर 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया कि जब वो चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से पास होगा तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 25 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा था कि बताओ कितना डिस्टेंस तक वो जाएगा एक्स एक्सिस में जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो क्या था, हम दोबारा से फिगर बनाते हैं। उसमें क्या था, ये चार्ज यहां से आ रहा था चलकर, ऐसे ओरिजिन को पास करके जाएगा। अब जब वो ओरिजिन को पास करके जाएगा तो उस पर ब्रेक लगनी शुरू हो जाएगी। अब मान लो यहां पर आकर वो बिल्कुल रेस्ट, दोबारा से ब्रेक लग के वापिस आ गया, ब्रेक लग के एक्चुअली ये भी ऑसिलेट करेगा। वो ओरिजिन पे जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा इनर्शिया के कारण, फिर उसको वो वापस खींचेंगे दोनों चार्जेस जो यहाँ पर पड़े हैं +50 माइक्रो और +50 माइक्रो, क्योंकि ये दो चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पहले अट्रैक्ट करेगा, बाद में वो उनको ब्रेक लगा के रुकेगा। तो मान लो वो बी पॉइंट पे आके रुक जाएगा, तो ये डिस्टेंस पूछा है, हम उस डिस्टेंस को एक्स लेट कर लेते हैं। कितना लेट कर लेते हैं? अब वो ए से चला था और बी पे आके रुक गया। ये 4 मीटर गिवन था, ये 3 मीटर गिवन था, ये एक्स लेट की है। अब इसमें भी वही फार्मूला लगेगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों पॉइंटों के बीच में होगा वो 0 होगा, क्योंकि फिर से वही वाली बात की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी।
अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है फाइनल। अब देखो अगर ये 4 है ये x है तो ये इनके बीच में अब डिस्टेंस हो जाएगा अंडर द रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट 16 प्लस। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/4 पाई ई नॉट, पहला चार्ज 50 माइक्रो इंटू दूसरा चार्ज -50 माइक्रो ओवर उनके बीच का डिस्टेंस अंडर द रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 से इंटू हो जाएगा क्योंकि हमने पिछले न्यूमेरिकल में समझा है 2 चार्जेस हैं, और फाइनल हो जाएगी -2 इंटू 1/4 पाई ई नॉट 50 माइक्रो इंटू -50 माइक्रो ओवर अंडर द रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि एज पर क्वेश्चन उसने रुक जाना है वहां पर बी पॉइंट पर आकर। और इनिशियल कितनी थी हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम। इसमें सारी वैल्यू गिवन एक्स को छोड़कर, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे एक्स के लिए तो यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द, क्योंकि हमें मास दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और बाकी तो वैल्यू है ही है, तो सॉल्व फॉर एक्स कर लेना तो ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8.1 मीटर। तो इसका मतलब वो कितना दूर जाकर रुकेगा 8.1 मीटर पर। तो आज मैंने जो क्वेश्चन अभी इस क्लास में कराए हैं थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। तो प्लीज इन क्वेश्चन को देखना समझना घर में, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। That's it for today's class. We will do further in the next class.